नमस्कार, मैं जयदीप त्रिपाठी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। आज आपको पोषण के आधार पर जीव, पोषक तत्व और पाचन के बारे में बताऊंगा, जिसमें से बहुत से प्रश्न कई बार विभिन्न प्रकार के बोर्ड जो होते हैं उनकी परीक्षाओं में और इसके साथ साथ प्रतियोगिता वाली परीक्षाओं में भी आते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि यही आपका योगदान मेरा प्रोत्साहन है। और जो भूल चूक हो उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो कोई बिजनेस पर्पज से नहीं बना रहा हूँ, केवल ज्ञान बांटने के लिए बना रहा हूँ। वास्तव में मेरा वास्तविक पेशा वकालत है। तो सबसे पहले आज हम पोषण के आधार पर जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्वपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी होता क्या है? स्वपोषी का सीधा सा मतलब है ऐसे जीव। स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या कर सकते हैं? स्वयं बना सकते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वपोषी होते क्या हैं? कौन से ऐसे प्राणी, ऐसे जीवधारी हैं इस संसार में जो स्वपोषी होते हैं? तो जितने भी हरे पौधे हैं, क्या होते हैं? जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जंतुओं में तो क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, हरित लवक पाया नहीं जाता, जिसके कारण वो क्या होते हैं? हरे नहीं होते हैं और स्वपोषी भी नहीं होते। तो अब ये होता है कि ये स्वपोषी हैं। कैसे स्वपोषी हैं, क्या करते हैं जिसके कारण स्वपोषी हैं? तो पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में और तनों में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसी यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण वास्तव में एक लंबी क्रिया है, जिसमें शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश, हरित लवक और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी सहायता से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। फिर वही ग्लूकोज क्या होता है? पत्तियों में क्या होता है? और फलों में स्टार्च के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसी कारण ये क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन जो आपका पौधा है उसके अलावा भी एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जंतु है जो क्या होता है? स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, दोनों होता है। उसको हम युगलीना कहते हैं। इसीलिए युगलीना नाम के जंतु को क्या कहते हैं? पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि युगलीना, आपने आम भाषा में देखा होगा काई की तरह हल्का हल्का, युगलीना क्या होता है? एक कोष की प्राणी होता है। ठीक है, तो युगलीना में क्या होता है? युगलीना में हरित लवक पाया जाता है। तो जब वो सूर्य के प्रकाश में होता है तो वो पौधों की तरह व्यवहार करता है, और जब क्या होता है? वो किसी बंद कमरे में या किसी ऐसे स्थान पे होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो वो क्या करता है? जंतुओं जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए युगलीना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, ये था आपका स्वपोषी। अर्थात टोटली कहा जाए तो हम किस पर डिपेंड हैं? हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर क्या है? डिपेंड है। दूसरा जो है आपका परपोषी। परपोषी का मतलब पर, जो दूसरों पर निर्भर करे। पोषी मतलब पोषण के लिए। तो मतलब ऐसा प्राणी जो पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। अब जैसे आप जान लीजिए परपोषी में कि मनुष्य या जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं? जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो आपका क्या है, वो फल हो, फूल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, सबके लिए हम किस पर डिपेंड होते हैं? परपोषी के रूप में पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए क्या है? जितने भी जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, सभी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अब अगर बात की जाए तो आपका आता है परजीवी। परजीवी क्या होता है? ठीक है, परजीवी की अगर हम बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा परजीवी किसे कहते हैं। तो परजीवी ऐसे प्राणी होते हैं, परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर रह करके क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर रह करके क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपका जुआ, जूं आपने देखा होगा, जोंक होता है, वो क्या करता है?
ये सब क्या होते हैं आपका परजीवी के रूप में दूसरों के शरीर में आते हैं। खासकर जुआ जो क्या होता है आपका परजीवी होता है। अमरबेल भी आपने देखा होगा, वो भी क्या होता है परजीवी का बढ़िया उदाहरण होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम जाने मृतोपजीवी, मृतोपजीवी क्या होता है, पोषण के आधार पर अगला जो आपका प्राणी है वो है मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी शब्द का मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी का होता है जो किसी सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे प्राणी क्या कहलाते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सड़े गले अवशेषों, चमड़ा है, ठीक है, ब्रेड है आदि पर कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा फफूंद वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं उससे भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे आम भाषा में कवक कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कुकुरमुत्ता हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपका मशरूम हो गया आदि चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें सड़े गले पदार्थों पर रह करके पोषण प्राप्त करती हैं, मरी हुई चीज़ों पर जिसे कहते हैं, तो इसलिए क्या है मृतोपजीवी कहलाते हैं। अब अगला जो आपका है वो है सहजीवी। सहजीवी का मतलब हो जाएगा ऐसा प्राणी जो किसी के साथ रहकर क्या करता है भोजन प्राप्त करता है, उससे दोनों को लाभ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही को लाभ होगा, क्या कहलाता है सहजीवी, मतलब जिसमें दोनों को लाभ होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है लाइकेन और कवक। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का उदाहरण होता है। ठीक है, तो लाइकेन क्या है सहजीवी का बढ़िया उदाहरण है। और इससे भी बढ़िया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आपका वो है कि राइजोबियम लेग्मिनोसोरम क्या होता है, राइजोबियम लेग्मिनोसोरम जो कि दलहनी कुल की गांठों में पाया जाता है, और ये क्या करता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होती है जमीन की उर्वरा शक्ति जो है बनी रहती है। इसीलिए क्या होता है जो दलहनी कुल की फसलें होती हैं, दालें जब बो देते हैं किसी खेत में, तो उसके बाद जब हम उसमें क्या कहते हैं कोई फसल बोते हैं उसकी जगह पे, तो वहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत कम पड़ती है, वहाँ पर हमको उर्वरक की ज़रूरत कम पड़ती है, खाद की ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक, और जो दलहनी कुल की फसल होती है उनकी गांठों में क्या होता है लेग हीमोग्लोबिन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन नाम का क्या होता है एक पदार्थ पाया जाता है जो राइजोबियम लेग्मिनोसोरम को क्या करता है नाइट्रोजन फिक्स करने में मदद करता है। तो ये था आपका सहजीवी। अब क्या होता है कभी कभी पूछ लेता है कुछ और जो हट करके है, जैसे अपघटक क्या होते हैं। तो अपघटक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनका हम क्या कहते हैं जब कभी भी हम खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं तो उसमें सबसे अंतिम जो होता है वो भाग होता है अपघटक। मतलब जैसे आपके जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जिसे क्या कहते हैं जीवाणु को क्या कहते हैं बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपका क्या हो गया बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, और इसके साथ साथ आपके जो क्या होते हैं कवक हो गए, ये सब के अलावा जो है जो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं किसी भी पदार्थ को क्या कर देते हैं अपघटित कर देते हैं, वो अपघटक होते हैं। हालांकि इससे इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। अब जो अगला विषय हम पढ़ रहे हैं वो है पोषक तत्व। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और क्या होता है इसमें से भी बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं हमारे शरीर को पोषण देते हैं या पोषण की क्रिया में अपना योगदान देते हैं, हमारे शरीर को पोषित करते हैं, आम भाषा में हम कह सकते हैं। ठीक है, या हमारे शरीर के लिए क्या है जरूरी है, क्या कहलाते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। जिसमें सबसे पहला अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इसका जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है, इस अनुपात में ये मिला होता है। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या होता है हमारे शरीर में ऊर्जा देना, मतलब ये क्या करता है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। अब ये है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और किस किस में पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट में, तो सबसे पहला आपका आ जाता है मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड जो होता है इसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आता है। क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसमें याद रखिएगा जो आपकी अंगूर की शर्करा है उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें दूसरा डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड में आपका सुक्रोज आता है,
माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्या है, माल्टोज है वो अंकुरित जो आपके बीज होते हैं उसमें पाया जाता है, और लैक्टोज आपका दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। और इसके साथ साथ सुक्रोज क्या होता है आपका चीनी, आम भाषा में जिसे गन्ने की शर्करा कहते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा भी जाता है। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज किस में होता है, अंगूर में होता है, और डाइसैकेराइड जो है वो आपका सुक्रोज चीनी जिसे गन्ने की शर्करा कहते हैं, और माल्टोज क्या होता है जो अंकुरित बीज होते हैं, कभी कभी मीठे लगते हैं आपको खाने में, उसमें होता है। और लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज जो शर्करा होती है वो आपकी दूध की शर्करा होती है, दूध में पाई जाती है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, तो पॉलीसैकेराइड में आपका सेलुलोज आता है, स्टार्च आता है, काइटिन आता है, ग्लाइकोजन आता है। अब ये सेलुलोज क्या होता है पॉलीसैकेराइड में अगर आप जाने, तो सेलुलोज क्या होता है, जितने भी पेड़ होते हैं आपने देखे होंगे, वो उनकी जो छालें होती हैं या कोई भी कोशिका भित्ति, किसी भी आप जब पादप कोशिका पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उसी प्रकार जो पेड़ों की छालें होती हैं आदि चीज़ें, वो सब क्या होती हैं, सेलुलोज की बनी होती है। स्टार्च आम भाषा में आपका किस में पाया जाता है, मैदा हो गया, तमाम चीज़ें होती हैं, आटा है, तो ये सब क्या है आपका स्टार्च का भाग है। काइटिन की अगर हम बात करें, काइटिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। तो काइटिन आपका क्या होता है, काइटिन जैसे आपने देखा ये जो आपके बाल दिख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद जो क्या होते हैं उसी का तत्व होता है किसमें, जो आपकी सींगें होती हैं, किसकी, जानवरों की सींग हो गई, ठीक है, आदि चीज़ों में क्या होती है, ये आपकी काइटिन पाई जाती है। ये भी एक प्रकार की क्या होती है, शर्करा होती है। तो ये क्या था आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो वांटेड प्रश्न है आपका कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और सेलुलोज किस में पाया जाता है, सेलुलोज आपका पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो ये आपकी 3 प्रकार की शर्करा थी, कौन सी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आम भाषा में अगर कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आम भाषा में हम रखते क्या क्या है, जैसे आपका अनाज हो गया, आपने गेहूं खा लिया तो गेहूं खाने से क्या होता है, आपको शरीर में ऊर्जा आ जाती है। चावल खा लेंगे, चावल से भी आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। गुड़ क्या होता है, इससे भी ऊर्जा आती है। शक्कर हो गया, शहद हो गया, सूखे फल हो गए, आलू हो गया, दूध हो गए, रसीले फल हो गए, केला हो गया आदि, ठीक है, इससे क्या होता है, आपको ऊर्जा मिलती है, किससे, इन सारी चीज़ों से, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आप करें तो चावल होता है, चावल से आपको ऊर्जा मिलेगी। और फिर इसके बाद आपको किससे मिलेगी, आलू से भी ऊर्जा मिलती है। तो ये सब तत्व क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व हैं। अब अगर बात की जाए, दूसरा पॉइंट आपका जो है वो है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, प्रोटीन का भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन यौगिक। आप एक बात जान लीजिए कि हम डायरेक्ट नाइट्रोजन को अपने शरीर में नहीं ले सकते हैं, ठीक है, हालांकि वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग 78% है, लेकिन क्या है 78% होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते गैस के रूप में। इसको हम क्या करते हैं, जो आपके प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के माध्यम से लेते हैं। और ये प्रोटीन कहाँ से आती है, जब नाइट्रोजन फिक्स होती है भूमि में, उर्वरा में, तो इसके बाद वो क्या करता है, पेड़ पौधे के माध्यम से जो भोजन बनता है, दालें बनती हैं या प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, उसमें नाइट्रोजन क्या होती है, मिक्स हो जाती है। और जब हम उस प्रोटीन को खाते हैं तो इसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे शरीर में आती है। तो प्रोटीन की परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमें क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है, संरचना में, वृद्धि में, विकास में क्या करता है, मदद करता है। प्रोटीन ग्रोथ में मदद करता है, जैसे आम भाषा में कहें। और प्रोटीन सब पाया किस में जाएगा, तो आपका दाल में होता है, दूध में होता है, अंडा में होता है, सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। और पनीर में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, आदि में क्या होता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। और अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में हो गई है तो कौन से रोग हो जाएंगे, प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस रोग, याद रखिएगा, मेरेस्मस रोग। कौन सा रोग, मेरेस्मस व क्वासियोरकर, क्या होता है, क्वासियोरकर
रोग होता है मेरेस्मस और क्वासियोरकर नामक जो है बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद करता है, वृद्धि में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, सोयाबीन में ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब इसके बाद अगला जो आपका पोषक तत्व है वो है आपका वसा। वसा क्या होता है, वसा भी हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है, लेकिन वसा क्या करता है, डायरेक्टली हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। वसा क्या होता है, हमारे शरीर में चर्बी के रूप में क्या होता है, एकत्रित होता जाता है, परत के रूप में एकत्रित होता जाता है, वजन बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब हमें भोजन नहीं मिलता, ठीक है, और जब भोजन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो वही वसा क्या होती है, कट कट करके एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है, साइकिल होता है, चक्र होता है, उस चक्र के द्वारा क्या कहते हैं, ये कट करके क्या करती है, हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या होती है, परत के रूप में स्टोर होती जाती है, और इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, ये लेयर क्या करती है, तापमान को नियंत्रित करती है। इसीलिए क्या होता है, जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनको क्या होता है, ज़्यादा गर्मी लगती है, और इसके साथ क्या होता है कि ठंड बहुत कम लगती है। तो क्या है, क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, वसा की लेयर ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ वसा आपकी पाई किस में जाएगी, तो दूध में क्या होता है, दूध में भी वसा होती है। क्यों, क्योंकि दूध से ही हमें क्या मिलता है, जो घी है वो हमें दूध से ही मिलता है। मांस हो गया, मछली हो गया, मूंगफली हो गया, जितने भी प्रकार के तेल होते हैं सभी से हमको कुल मिलाकर क्या मिलती है, वसा मिलती है। और इससे क्या रोग हो सकते हैं, अगर ज़्यादा हमारे शरीर में मोटापा हो जाए या वसा हो जाए तो इससे क्या रोग हो सकता है, तो उच्च रक्तचाप, ठीक है, त्वचा में रूखापन आ जाना, वजन में कमी व हृदय संबंधी रोग क्या होते हैं, इससे हो सकते हैं। ठीक है, हृदय क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी क्या होती है, हृदय होती है, वहाँ पर क्या होता है, वसा धीरे धीरे एकत्रित होने लगती है, तो जो रक्तचाप होता है, आना जाना, ठीक है, वो परिवहन क्या होता है, रुधिर परिवहन प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी जो क्या होती है, हृदय गति होती है, वो भी प्रभावित होती है, और ऐसे में क्या होता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आने की संभावना हो जाती हैं। तो ये था आपका वसा। ठीक, तीनों बता दिया है आपको। अब अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन में जरूर आता है, हर एग्जाम में क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। विटामिन, विटामिन होता क्या है, सबसे पहली बात दी गई है आपकी, विटामिन क्या है। ठीक है, विटामिन के बारे में जान लीजिए आप। तो विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, जो उपापचय की क्रिया होती है, क्या करती है, उपापचय की क्रिया उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। इसकी सूक्ष्म मात्रा क्या करती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है विटामिन को, विटामिन को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले जो आपका है वो वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे कि वसा में कौन कौन से विटामिन जो होते हैं वो घुल जाते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई और के, याद रखिएगा, ए, डी, ई, के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब इसमें होता क्या है, विटामिन ए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनाल है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनाल है, क्या है, रेटिनाल। और इससे क्या होता है, ये विटामिन सबसे ज़्यादा हमें हरी सब्जियों से मिलता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी नामक बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, शाम के बाद से लोगों को दिखना बंद हो जाता है, तो कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। दूसरा है आपका विटामिन डी, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, ये भी है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है, और इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या था, रेटिनॉल था, और विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और विटामिन डी आपको डायरेक्टली मिलता है सूर्य के प्रकाश में भी। अगर आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर तो क्या होगा, सुबह सुबह की धूप में आपको जो है विटामिन डी मिल जाएगा, सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। इसके अलावा अन्य क्या होते हैं, स्रोत भी होते हैं, जैसे ईस्ट नाम की कोशिका होती है। ठीक है, फिर इसके मछली का तेल होता है, और फिर इसके मक्खन, तमाम चीज़ों से भी मिलता है, लेकिन डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और इसकी कमी से सूखा रोग होता है, जिसे आम भाषा में रिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा रोग, रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन ई की बात अगर हम करें तो विटामिन ई आपका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम
टोकोफेरॉल है। क्या है? विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल है। और ये क्या होता है? सोयाबीन से मिलता है। किससे मिलता है? सोयाबीन हो गया, गेहूं हो गया, अंडे की जर्दी हो गई, तेल हो गए, आदि से क्या होता है? मिलता है। ठीक है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन की जो क्षमता होती है, जननांग होते हैं, उसमें क्या होती है? कमजोरी आ जाती है, पेशी कमजोरी आ जाती है, जनन क्षमता क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। इससे कौन सा? विटामिन ई, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल। अब विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है नेप्थोक्विनेन। क्या है? नेप्थोक्विनेन। और क्या कहते हैं? फिलोक्विनेन भी इसे कहते हैं। ठीक है। यह हमें हरी पत्तियों, अंडे, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि से भी क्या होता है? मिलता है। कुछ जीवाणुओं में भी क्या होता है? विटामिन के पाया जाता है। और इसमें होता क्या? बहुत पूछा जाता है। चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव होता है। मतलब ये क्या करता है? विटामिन के रुधिर को क्या करता है? जमाने में मदद करता है। और अगर इसकी कमी है तो क्या होगा? थक्का नहीं जम सकता है, नहीं जमता है, जल्दी नहीं जमता, जिसके कारण क्या होता है कि प्राणी की मृत्यु हो सकती है। तो ये क्या थे? आपके वसा में घुलनशील विटामिन। क्या था? विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी, विटामिन डी, जिसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। फिर विटामिन ई, जिसको हम क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के, जिसे हम क्या कहते हैं? नेप्थोक्विनेन या फिलोक्विनेन भी कहते हैं। ठीक है। विटामिन ए आपका हरी सब्जियों से मिलता है और इसकी कमी से आप में कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई आपको किससे मिलता है? सोयाबीन से मिलता है। इसके अलावा क्या होता है? इससे जनन क्षमता प्रभावित होती है। विटामिन के आपको नेप्थोक्विनेन इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? थक्का जल्दी नहीं जम पाता है। अगर अब हम बात करें जल में घुलनशील विटामिन की, कि जल में कौन कौन से विटामिन आपके घुल जाते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन है सबसे पहले आपका बी। ठीक है। अगर बात करें तो बी के जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो, और सी, बी और सी दोनों क्या है? आपके जल में घुलनशील होते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहें तो बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। जिसमें बी में कई भागों में बांटा गया है। जैसे कहते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, ऐसे करके। तो सबसे पहली बात है B1, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि में क्या होता है? ये विटामिन पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 की बात करें तो इसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। और इससे चिलोसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? चिलोसिस। फिर विटामिन 3 की अगर हम बात करें तो निकोटिनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोटिनिक अम्ल। और इससे पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? आपका फल है, मेवा है, मछली है, आदि में क्या होता है? पाया जाता है। विटामिन B6 की बात करें तो इसे पायरीडायरॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरीडायरॉक्सिन। ठीक है। और इसके कारण क्या होता है? रुधिर क्षीणता, चर्म रोग जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है। पायरीडायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है? चर्म रोग नामक बीमारियां हो जाती है। विटामिन H, जिसे हम B5, B7 भी कहते हैं या बायोटीन भी कहते हैं, इससे भी चर्म रोग और बालों का झड़ना जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये आपका चॉकलेट में पाया जाता है, इसके साथ फल में पाया जाता है, और मूंगफली में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। फोलिक अम्ल की बात करें, फोलिक अम्ल हरित पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, जीवाणु आदि से मिलने वाला क्या है? विटामिन है। और इसकी कमी से क्या होता है? आपका कम बुद्धि क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है, वृद्धि में भी कमी आ जाती है, और रुधिर क्षीणता होती है। क्या होती है? रुधिर क्षीणता होती है। विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 को साइनोकोबाइमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोकोबाइमीन कहते हैं। और ये आपका जीवाणु में, यकृत में, दूध में पाया जाता है। और इससे तंत्रिका तंत्र जैसी बीमारियां हो जाती। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन सी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम अधिकतर होगा उसमें पूछा जाने वाला है। विटामिन सी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जो दांतों के लिए क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। कौन सा? विटामिन सी खट्टे फलों में, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, आदि में पाया जाता है। ठीक।
तो ये क्या था आपका, हमने क्या बताया, विटामिन के बारे में बताया। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, ए था, डी था, ई था, के था। वसा में घुलनशील क्या होगा, बी और सी होते हैं। बी में जितने भी भाग हैं और सी में जितने भी, सी में तो कोई भाग ही नहीं है, ठीक। तो ये क्या था आपका, विटामिन हो गया। अगर अब अगले पोषक तत्व में अगर हम आते हैं जो जरूरी है, वो आपका है जल। मानव शरीर का क्या होता है, 65 से 75%, कितना, 65 से 75% क्या होता है, जो भाग होता है वो जल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, जल से बना होता है। इसकी कमी से क्या होता है, निर्जलीकरण हो सकता है। मतलब जल की कमी कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं ना कि जल की कमी हो गई, और इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि जल की कमी के कारण क्या होता है, जो हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन होता है, तमाम चीज़ें क्या होती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, जल हमारे शरीर का क्या है, 65 से 75% भाग होता है। जल क्या करता है, भोजन के पाचन में भी मदद करता है। और जल क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो सारी क्रियाएं हो जाती हैं, वो ब्लड में मिलने के बाद क्या होता है, वृक्क उसको छान देता है। छानने के बाद क्या होता है, मूत्राशय के माध्यम से हम उसे क्या करते हैं, टॉयलेट के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ये थी आपका क्या, जल। कभी कभी जब जल की ज़्यादा मात्रा हो जाती है गर्मी में, तो वो क्या होता है, पसीने के रूप में भी निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे शरीर के व्यर्थ पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थ होते हैं, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये जल का आपका महत्व है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका खनिज लवण क्या होते हैं। ठीक है, खनिज लवण किसे कहते हैं। खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या महत्व है, हालांकि हैं तो बहुत ही खनिज लवण, लेकिन हम केवल कुछ ही पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला आपका है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, पाया कहाँ जाता है, सबसे पहली बात, अरे भैया कैल्शियम तो पाया तो बहुत जगह जाया जाता है, लेकिन हम खाएंगे कैसे, क्या हम डायरेक्ट कैल्शियम खा लेंगे क्या। तो कैल्शियम होता क्या है, दूध में पाया जाता है, पनीर के माध्यम से जाता है, हरी सब्जियों के माध्यम से पाया जाता है, और जो अनाज होते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, और कैल्शियम का काम क्या होता है हमारे शरीर में, जो दांत होते हैं, हड्डियां होते हैं, उनको क्या करना, मजबूत करना। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा कि कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, और फिर इसके बाद दांत क्या होंगे, दुर्बल हो जाएंगे। अब इसकी बात करें, अगला जो इम्पोर्टेंट खनिज लवण है हमारे शरीर में, वो है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन खाने वाले नमक में पाया जाता है। आपने देखा होगा NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है फार्मूला, तो जिसमें Na सोडियम होता है, Cl क्लोरीन होता है, और ये हमें क्या होता है, नमक से मिलता है। भूख की कमी तथा पेशियों में ऐंठन क्या होती है, इसकी कमी से आ जाती है। ठीक है, अब है लौह। लोहे का भी हमारे शरीर में बहुत महत्व ऐसा है। तो लोहा तो हम डायरेक्ट कई जगह पाया जाता है, तो पकड़ के खा तो जाएंगे नहीं कि डायरेक्ट हमारे शरीर में लोहा पहुंच जाएगा। क्या होता है, कुछ जो पोषक तत्व होते हैं, फल फूल सब्जी, उनके माध्यम से लोहा हमारे शरीर में जाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी धातु मिल रही है हम खा लिए, चबा लिए, पेट में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, फल फूल सब्जी आदि के माध्यम से हमारे शरीर में लोहा जो है जाता है। किससे जाता है, मांस है, अंडा है, फलियां हैं, अनाज हैं, हरी सब्जियां से पाता जाता है। ठीक है, और अगर लोहे की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, आयरन की, मतलब जिसे कहते हैं आम भाषा में, तो आयरन की कमी से होगा क्या कि हीमोग्लोबिन की कमी से रुधिर छिड़ता, दुर्बलता, शरीर का सुरक्षा तंत्र क्या होगा, प्रभावित होने लगता है। कह सकते हैं कुल मिलाकर हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है। ठीक, अब आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन क्या होता है, आपका समुद्री भोजन तथा नमक और दूध में मिलता है। ठीक है, जैसे आपका समुद्री सलाद होते हैं, उनमें क्या होता है, पाया जाता है। और इसके बाद इसकी कमी से क्या होता है, घेंगा होता है, जड़ मानवता होता है, आदि चीज़ें होती हैं। घेंगा आपने देखा होगा, आम भाषा में बड़ी सी गलग्रंथि फूल जाती है, निकल आती है, उसे घेंगा कहते हैं, आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। अब बात करें कोबाल्ट की। ठीक है, तो कोबाल्ट क्या होता है, दूध में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, और रुधिर क्षीणता इसकी कमी से होता है, कोबाल्ट की कमी से। कुल मिलाकर अगर आम भाषा में कहा जाए, अगर हम दूध को क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि दूध संपूर्ण आहार क्यों है। ठीक है, तो दूध क्या है, संपूर्ण आहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूध में सब कुछ पाया जाता है, सारे पोषक तत्व लमसम होते हैं, जिसके कारण उसे संपूर्ण आहार कहा जाता है। अगर दूध भी व्यक्ति पीता है तो क्या होता है, वो क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। कारण क्या है कि दूध में सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। दूध आपको ऊर्जा भी देता है, प्रोटीन भी देता है, और कई तरह के क्या होते हैं,
वृद्धि में भी मदद करता है। तो लेकिन फिर भी क्या है, विटामिन का भी हमारे शरीर में महत्व है, लेकिन दूध को क्या कहा गया है, संपूर्ण आहार इसलिए कहा गया क्योंकि अधिकतर पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है पाचन। पाचन क्रिया क्या होती है। हमने इन सारे पोषक तत्वों को खा तो लिया, लेकिन अब इनका हमारे शरीर में क्या होता है, ठीक है, ये कैसे हमारे शरीर में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर अध्ययन करेंगे, पाचन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, पाचन वह प्रक्रिया होती है जो क्या करती है, अगर इसकी साइंटिफिक परिभाषा लें तो ठोस, जटिल व बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों एवं रासायनिक क्रिया की सहायता से सरल, तरल व घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण पाचन कहलाता है। मतलब हमने जो खाया है, ठीक है, ठोस पदार्थ हमने डाया, रोटी खाई, ठीक है, हमने कुछ भी खाया, चना खाया, सोयाबीन खाई, कुछ भी प्रोटीन वगैरह खाए, तो उनका अंदर जाने के बाद सरलीकरण होगा। मतलब क्या होंगे, वो ठोस से सरल होंगे, टूटेंगे, टूटने के बाद क्या कहते हैं, उसमें से जो पोषक तत्व होंगे वो अलग होंगे और बाद में जाकर के ब्लड में मिल जाएंगे। ये संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है, पाचन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ठोस, जटिल व बड़े अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों एवं रासायनिक क्रियाओं की सहायता से सरल, तरल व घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, तो सबसे पहला होता है आहार नाल। क्या होता है, आहार नाल। जो भी सारी क्रिया है वो आपकी आहार नाल से शुरू होती है। आहार नाल का सिरा क्या होता है, मुंह से लेकर के पूरा अंत तक, गुदा तक फैला होता है। ठीक है, इसी से सारी प्रक्रिया होती है, इसी में सारे अंग जो है ज्वाइंट होते हैं, सारी क्रिया इसी से होती है। तो इसके बाद आहार नाल। आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक होती है। यही बात अभी हमने बताई कि क्या होती है, जो आहार नाल होती है वो मुंह से लेकर के गुदा तक होती है। तो सबसे पहला क्या होता है, मुंह में पाचन। मुख गुहा क्या है, तो ये जो आप मुंह देख रहे हैं, ये पूरा मुंह जो फैला हुआ है, ये क्या होता है, मुख गुहा कहलाता है। सबसे पहला पाचन यहीं से होता है। जो दांत पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम शॉर्ट में बताएंगे। तो दांत क्या होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं, जो आपका स्थायी दांत होते हैं वो 32 होते हैं, 32 होते हैं। और जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 होते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं और स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं, 32 होते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई भी चीज़ खाई तो दांत उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और दांत क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक और छेदक। और सभी के क्या होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दांतों ने क्या किया, भोजन को चीरा फाड़ा कुचोड़ दिया। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हो गई। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो आपका क्या कहते हैं दूसरा पॉइंट आएगा, वो ग्रास नली। भोजन टूट गया, दांतों ने चबा लिया, उसको चबाने के बाद क्या होगा, ग्रास नली के माध्यम से, यहाँ से जो जाती है, ठीक है, इसके माध्यम से जाएगा आगे। कहाँ जाएगा, अमाशय में पहुँचता है। ठीक है, और अमाशय क्या होता है, अमाशय आपकी सी के आकार की संरचना होती है। ठीक है, और अमाशय क्या होता है, अगर हम आपके अमाशय की बात करें तो अमाशय में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो क्या करेगा, उसको पचाएगा, या किस प्रकार के एंजाइमों को पचाएगा। तो सबसे पहले टाइलिन। टाइलिन के बारे में अगर हम बात करें तो टाइलिन आपके मुंह में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मुंह में पाया जाने वाला एंजाइम है। और टाइलिन क्या करता है, जब कभी भी आप रोटी चबाते हैं तो रोटी चबाने के बाद क्या होता है कि जब आप रोटी चबाते हैं तो आपको रोटी मीठी लगने लगी है। सूखी रोटी अगर आप खाते हैं, मतलब नॉर्मल केवल रोटी खाते हैं, तो मीठी लगने लगती है, क्योंकि वो क्या करता है, जो आपका स्टार्च है वो क्या है, शर्करा में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण आपको रोटी क्या हो जाती है, मीठी लगने लगती है। तो टाइलिन आपकी लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर बात करें तो होता है आपका एमाइलेज। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाने वाला पाचक रस है। और अगर क्या करें हम, डाइसैकेराइड का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, और पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन क्या करता है, अमाशय में पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, टिप्सिन होता है, अग्नाशय में पाया जाता है। और फिर इसके बाद लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है और अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। तो ये क्या थे, आपके प्रमुख आपके जो है पाचक एंजाइम थे। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका एक और जो पाचक तत्व होता है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो होता है
यकृत, यकृत के बारे में जानिए। यकृत क्या है हमारे शरीर की, हम केवल शॉर्ट में बता रहे हैं इसलिए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आ सके, ठीक है। तो यकृत क्या होता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या होती है, हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो एक गहरे क्या होती है गर्त द्वारा दो भागों में बंट जाती है। इसके निचले भाग में नाशपत्ती के आकार की एक थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत शरीर में उत्पन्न जीव विषों को प्रभावहीन करता है। यह प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, उपापचय करता है। तो यकृत क्या होता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो क्या करता है, जो हमारे शरीर में जैविक विकार उत्पन्न होते हैं, विष उत्पन्न होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें और हमारे जो पाचक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसमें होता है पित्ताशय। क्या होता है, पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है, यह यकृत के पास स्थित नाशपत्ती के आकार की ग्रंथि होती है जिसमें पित्त का संग्रहण होता है। चूहे तथा घोड़े में यह अनुपस्थित होती है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चूहे घोड़े में क्या पित्ताशय पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, ठीक है। पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान क्या होता है, 7.7 होता है। कितना होता है, 7.7 होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं मिलता। भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करता है, हमारा पित्ताशय करता है। ठीक इसी प्रकार अगर अगले जो पाचन तंत्र का भाग है महत्वपूर्ण, उसकी बात करें तो अग्नाशय। अग्नाशय बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। अग्नाशय में अगर हम जाने तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है और तथा यह एक साथ क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्राव ग्रंथि। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथि होती हैं, एक अंतःस्राव ग्रंथि होती है, एक बाह्यस्राव ग्रंथि होती है। बाह्यस्राव ग्रंथि जो बाहर से दिखती है, अंतःस्राव ग्रंथि दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से क्या कर देती हैं, हार्मोन्सों का श्रावण कर देती हैं। लेकिन तो इसी प्रकार क्या है, अग्नाशय दोनों ग्रंथि का काम करती है, अंतःस्राव ग्रंथि का भी और बाह्यस्राव ग्रंथि का भी काम करती है, ठीक है। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है जिसके अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और क्या होता है जो आपका डेल्टा है उससे सोमेटोस्टेरिन स्रावित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, आपका मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है जिससे हम क्या कहते हैं, शुगर। आम भाषा में कहते हैं ना लोग, शुगर हो गई, इसे मधुमेह कहते हैं। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। अब अगर हम डिटेल में दांतों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, दांत। दांत हमने आपको बताया ही था, दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी दांत होता है, एक अस्थायी दांत होता है। तो अस्थायी दांत क्या होता है, इन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। ये बच्चे में लगभग 6 माह से निकलना प्रारंभ होते हैं। कितने माह से, 6 माह से निकलना प्रारंभ होते हैं और 2 से 3 वर्ष तक क्या होते हैं, कुल 20 निकलते हैं। कितने निकलते हैं, 20। 2 से 3 साल तक निकलते हैं, लगभग 20 दांत निकलते हैं। और ये 7 से 8 वर्ष की अवस्था तक ही रहते हैं, इसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। ये थे आपके अस्थायी दांत। और अगर हम स्थायी दांत की बात करें तो ये दूध के दांत के गिरने के बाद निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल पाते हैं। कितने निकलते हैं, याद रखिएगा, 20 वर्ष की उम्र तक 28 दांत होते हैं। बाद में 4 और दांत निकलते हैं, इन्हें हम अक्ल डाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ल की डाढ़ कहते हैं। ये कब निकलते हैं, 20 वर्ष के बाद निकलते हैं। अब अगर हम क्या करें, इन चारों स्थायी दांतों की बात करें तो ये चारों क्या है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक क्या होता है, ठीक है। तो कृंतक ये संख्या में कुल 8 होते हैं। कृंतक की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, 8 होती है। ये बहुत डीपली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आता है पेपर में। तो कृंतक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और इनके किनारे तेज धार वाले होते हैं जो भोजन को कुतुरने में काम करते हैं। क्या करते हैं, कृंतक का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन को कुतुरना, ठीक है। और रदनक क्या होता है, इन्हें हम भेदक भी कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। याद रखिएगा, कृंतक की संख्या 8 थी, रदनक की संख्या 4 है, ठीक है। पुल लंबे व नुकीले होने के कारण यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक क्या होता है, प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी, क्या होता है, प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी, एक सिरे पर 2 शिखर होते हैं जो चपटे एवं चौकोर होते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं, कुचुरने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कुचरने का काम कौन करता है, अग्रचवर्णक करता है। चवर्णक की बात करें तो प्रत्येक जबड़े में 3 जोड़ी, कितने, 3 जोड़ी,
क्या होते हैं, अर्थात कुल 12 होते हैं। इनके सिरे चौरस तेज धार वाले होते हैं। ये भोजन को क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। याद रखिएगा, कृंतक का काम क्या होता है, भोजन को कुतरना। रदनक का काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। अग्रचवर्णक का काम क्या होता है, कुचरना। ठीक है, भोजन को क्या कर देना, कुचर देना। चवर्णक का काम क्या होता है, ये भोजन को क्या करता है, पीसने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके दांतों की प्रमुख डिटेल थी। ठीक है, अब बात अगर हम बात करते हैं तो जो रदनक है, रदनक आपका जैसे क्या होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जैसे आप बिल्ली ले लीजिए, उनका काम क्या होता है, मांस वगैरह फाड़ना होता है ज़्यादा। ठीक है, बड़े नुकीले होते हैं। अब इसकी बात होती है अमाशय। अमाशय क्या था, इसको हमने जब अभी पढ़ रहे थे तो उसमें डिटेल में मैंने नहीं समझाया था, तो अमाशय के बारे में हम जान लें। अमाशय उदर गुहा में अनुपस्थित अवस्था में स्थित एक क्या होता है, मशक के समान रचना है। ठीक है, और यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, अमाशय अगर पूछा जाए, जिसकी लंबाई क्या होती है, 24 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 24 सेंटीमीटर के पास होती है। अमाशय का काम क्या होता है, ये क्या करता है, भोजन को लेई के जैसे बिल्कुल पतला कर देता है, और इसके साथ क्या करता है, भोजन को कुछ देर इकट्ठा किया रहता है, कुछ देर के लिए क्या करता है, एकत्रित किया रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अभी हमने यकृत के बारे में पढ़ा था, तो यकृत का मैंने काम आपको बता ही दिया था। लेकिन यकृत क्या करता है, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ का श्रावण करती है। याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि यकृत किसका श्रावण करता है, तो यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक पदार्थ का श्रावण करती हैं, जो रुधिर वाहिनी में क्या करता है, रुधिर को जमने से रोकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि रक्त जो है, कई बार आपके दिमाग में भी आता होगा कि ब्लड जो है अंदर बह रहा है तो जमता क्यों नहीं है, क्यों नहीं जमता, क्योंकि उसमें हिपैरिन, यकृत क्या करता है, हिपैरिन नामक पदार्थ का श्रावण करता है, जिसके कारण रुधिर जो है नहीं जम पाता रुधिर वाहिनियों में। इसके बाद क्या होता है, यकृत शरीर के संचरण का 1/3 रुधिर क्या करता है, संचारित करने का काम करता है। और फिर इसके बाद यह शरीर के निर्माण में भी सहायता करता है, क्योंकि यकृत के अंदर लाल रुधिर कणों का संचय होता है। निर्माण, टूट फूट आदि जितने भी काम होते हैं वो सब यकृत के अंदर ही होते हैं। और रुधिर में फाइब्रियोजन का निर्माण होता है, जो रुधिर को जमने में सहायक देता है। ये भी कहाँ होता है, यकृत में ही होता है। और इसके बाद यकृत शरीर का भंडार गृह है। जब पाचन के बाद रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंचता है तो वह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ये भी जान लीजिएगा कि ग्लाइकोजन के रूप में भोजन कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो यकृत में हो जाता है। इसीलिए यकृत को क्या कहते हैं, भंडार गृह कहते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं यकृत की, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। छोटी आंत ग्रहणी तथा अमाशय में प्रोटीन के पाचन में बने अमीनो अम्लों को रुधिर यकृत में ले जाता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत द्वारा यूरिया में बदलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि शरीर में यूरिया ना निकले तो शरीर में क्या होता है, गाठिया नामक रोग हो जाता है। आपने सुना होगा गाठिया की बीमारी। तो ये क्या था, आपका यकृत का काम था। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो मानव शरीर में क्या होती है, लार ग्रंथि। ये मैंने आपको छोटा सा बताया था, केवल जो आपका बताया था कि टाइलिन का श्रावण करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये 3 ग्रंथियां होती हैं। कितनी होती है लार ग्रंथियों की संख्या, मुख गुहा में छोटी छोटी मुख्य ग्रंथियां होती हैं, जो कि कुल मिलाकर के लार ग्रंथि की संख्या 3 होती है। ठीक है, पहला होता है कानों के नीचे कपोलों के पास होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्णमूल की ग्रंथि। फिर होता है अधोजीह्वा लार ग्रंथि। ठीक है, ये क्या होता है, जीभ के ठीक नीचे स्थित छोटी व सकरी ग्रंथि होती है। और फिर होता है अधोहनु लार ग्रंथि। क्या होता है, अधोहनु, ये क्या होता है, निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है। तो ये क्या थी, आपकी प्रमुख लार ग्रंथियां थी। अब अगर हम महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो स्वांगीकरण क्या होता है। अब ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है, तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया वे प्रक्रिया होती है कि जब हमारा सारा पाचन हो जाता है तो उसमें से जितने भी क्या होते हैं, पोषक तत्व निकलते हैं। पोषक तत्वों का रक्त में मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो रक्त के माध्यम से ही पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन हो जाए एक बार। HCl, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो हमारे शरीर में कहाँ निकलता है, तो अमाशय में निकलता है।
कहाँ निकलता है? अमाशय निकलता है। फिर इसके बाद आपका जो पेशी संकुचन होता है अमाशय में, उसको क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है। अब अगर कहा जाए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है। तो ये क्या था आज का मेरा जो विषय था, पोषण के आधार पर जीव, पोषक तत्व और पाचन की क्रिया। हालांकि मैंने इसे केवल कंपटीशन बेस से बनाया है ताकि कोई क्वेश्चन इसमें मिस ना हो, लेकिन जो भी भूल चूक रह गई हो उसको आप क्षमा करिएगा। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास जितना ज्ञान संभव था मैंने आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम।